बीता हफ्ता रियल एस्टेट मार्केट के लिए काफी हलचल भरा रहा। कंज्यूमर कोर्ट ने बिल्डर बायर एग्रीमेंट में लागू आर्बिट्रेशन क्लॉज को एक तरह से खारिज कर दिया है। इस मुद्दे पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन सब आज तक और इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में दो खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ संजय चड्डा जी हैं, एडवोकेट, और हमारे साथ प्रदीप मिश्रा जी हैं, प्रॉपर्टी एक्सपर्ट। स्वागत है आप दोनों का दिल्ली आसक के स्टूडियो में। संजय जी, आपसे शुरुआत करते हैं। ये जो क्लॉज अब आर्बिट्रेशन क्लॉज है, इसको एक तरह से खारिज कर दिया गया है, कहा यह जा रहा है, और इस मुद्दे पर हम आपसे जानना चाहेंगे इसका असर आगे अगर प्रॉपर्टी बाजार पर देखें तो क्या पड़ेगा इसका? देखिए, सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि आर्बिट्रेशन क्लॉज होता क्या है। जो बायर बिल्डर एग्रीमेंट होता है उसमें पहले ये प्रावधान होता था, या अभी भी है, कंटिन्यू है, कि अगर इन केस ऑफ एनी डिस्प्यूट, कोई भी बायर में और बिल्डर में कोई डिस्प्यूट होगा तो वो आर्बिट्रेटर उसको डिसाइड करेगा। म्यूचुअली डिसाइड आर्बिट्रेटर होगा, या पहले से उस आर्बिट्रेटर का नाम दे दिया जाता है उस एग्रीमेंट में। तो क्या होता था, इससे पहले जो स्टेटस था वो ये था कि सुप्रीम कोर्ट ने भी जजमेंट दिए हैं, नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन ने भी जजमेंट दिए हैं। उन तमाम जजमेंट्स में ये कहा गया था कि जो पहले की स्थिति थी वो ये थी कि इन केस आर्बिट्रेशन क्लॉज है, तब भी अगर जो बायर है वो जाता है और कंज्यूमर कोर्ट में केस कर देता है तो वो नहीं लागू होगा और कंज्यूमर कोर्ट ही डिसाइड करेगी। 2016 में एक सेक्शन 8 का अमेंडमेंट किया गया आर्बिट्रेशन एक्ट के अंतर्गत। उस आर्बिट्रेशन एक्ट में यह कहा गया, चाहे आप कोई भी परिस्थिति हो, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट हो या कुछ भी हो, आर्बिट्रेशन अगर क्लॉज है तो आपको आर्बिट्रेशन में ही जाना पड़ेगा, आप किसी और जगह नहीं जा सकते। देखिए, ये जो अमेंडमेंट था ये आर्बिट्रेशन एक्ट में था, ना कि कंज्यूमर एक्ट। तो अभी जो एक जजमेंट नेशनल कंज्यूमर फोरम का कमीशन का आया है, उसमें नेशनल कमीशन ने ये कहा है कि क्योंकि बाय वर्च्यू ऑफ सेक्शन 3, एक सेक्शन 3 है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में, वो ये बताता है कि कंज्यूमर से रिलेटेड लिटिगेशन जो है वो एक्सक्लूसिवली कंज्यूमर इसके अंतर्गत आएगी एक्ट के तहत। तो उन्होंने एक ये जजमेंट से क्लैरिफाई किया है और ये भी एम्पली क्लियर कर दिया कि इवन अगर आर्बिट्रेशन क्लॉज भी है तब भी यदि बायर चाहे तो वो कंज्यूमर कोर्ट में जा सकता है। लेकिन उन्होंने साथ में ये भी क्लियर किया कि यदि बायर चाहेगा तो वो आर्बिट्रेशन की ऑप्शन को भी कर सकता है एक्सेप्ट, और वो आर्बिट्रेटर के पास भी तो आर्बिट्रेशन का ऑप्शन भी अभी है, अवेलेबल है जी। और लेकिन ये ऑप्शन तब समाप्त हो जाएगा कि जब आप कंज्यूमर कोर्ट में केस फाइल कर देंगे और वहां से कोई आपके केस में कोई तरक्की होती है या आगे बढ़ता है केस, तो इसका ये इफेक्ट है। तो पुरानी लॉ में चेंज जो हुआ था थोड़े पीरियड के लिए, वो उसी को नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन ने फिर से कंटिन्यू कर दिया है। लॉ सेम है, लॉ में कोई पोजीशन ले लीजिए, वो ज्यादा बेटर ऑप्शन रहेगा आपके लिए। संजय जी, यहाँ पर आपसे सवाल, कोई भी शख्स एक घर खरीदता है, उसको आगे ये क्या पता कि आगे उसको अथॉरिटीज के चक्कर काटने होंगे, जैसा कि अभी प्रदीप जी बता रहे थे कि आप अथॉरिटी जाकर पहले ये पता कीजिए कि आप कोई फंड तो उसका ड्यू नहीं है, इसलिए कंप्लीशन सर्टिफिकेट उसको नहीं मिला, जिसके चलते ये देरी हो रही है। तो ऐसे में क्या एक बायर के पास ऑप्शन बचता है, वो कहाँ जाए, किसके खिलाफ केस दर्ज कराए, क्या उसके लिए जिससे उसको राहत मिले और जल्द से जल्द उसको पोजीशन मिले उसका फ्लैट? देखिए, बहुत रेलेवेंट सवाल आपने उठाया है। आज जब एक व्यक्ति जिसने अपनी गाड़ी कमाई लगाई है और वो एक आशा के साथ वेट कर रहा है कि अब उसको पोजीशन मिलना है, और वहाँ पे प्रोजेक्ट जो है कंप्लीशन से काफ़ी दूर है, परे है, ऐसी स्थिति में एक जो रास्ता है वो ये है कि आप सबसे पहले बिल्डर से बात करिए। बिल्डर को आप एक लेटर लिखिए, लीगल नोटिस दीजिए कि आपने ये समय तय किया था और इसमें नहीं किया है, और अगर बिल्डर उसका संतुष्टि पूर्व जवाब नहीं देता है तो जो सस्ता और सबसे टिकाऊ साधन है जिसमें कि आपका खर्चा भी नहीं होगा ज़्यादा, आप कंज्यूमर फोरम्स में जाइए, उसके म्याद है दी हुई कि प्रिक्यूनरी जुरिस्डिक्शन डिसाइडेड है कि डिस्ट्रिक्ट फोरम में जाना है, स्टेट कमीशन में जाना है या नेशनल कमीशन में जाना है, उस पे जाइए। और अब क्योंकि नेशनल कमीशन ने कई बहुत
मजबूत जजमेंट दिए हैं, बहुत सुदृढ़ जजमेंट दिए हैं, जिनमें ये बताया गया है कि हर तरीके से जो बायर है उसका इंटरेस्ट रखा जाएगा, वो आप केस फाइल कर सकते हैं। इसके अलावा जैसे अभी मिश्रा जी बता रहे थे, हमने देखा कि अब नया कानून आ गया है रेरा, जिसके अंतर्गत अथॉरिटीज़ का गठन हो रहा है पूरे देशों, पूरे प्रदेशों में, और वो रेरा के अंदर, लेकिन अभी अगर रेरा में नहीं जा पा रहे हैं तो आज के परिप्रेक्ष्य में अगर हमें चलना है तो आज के परिप्रेक्ष्य में कंज्यूमर फोरम का जो तो कंज्यूमर फोरम का रास्ता अपना सकते हैं। और भी अगर आप प्रॉपर्टी से जुड़ा कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो आप कॉल कर सकते हैं हमें। फोन नंबर लगातार फ्लैश कर रहे हैं हम टीवी स्क्रीन पर। फिलहाल एक ब्रेक के बाद फिर से लौटेंगे। देखते रहिए दिल्ली आज तक। करवा दिया था, यहाँ हुआ। आपको फिर से हम बता दें, हम बात कर रहे हैं लगातार प्रॉपर्टी से जुड़ी परेशानियों की। बिल्डर बायर एग्रीमेंट में दर्ज सैकड़ों शर्तों और ढेर सारे पन्नों को ज्यादातर ग्राहक नहीं पढ़ते हैं। इन्हीं सब अजीबोगरीब शर्तों में एक शर्त होती है आर्बिट्रेशन क्लॉज के नाम से, यानी कि बिल्डर बायर में अगर कोई विवाद होता है तो इस पर ग्राहक सीधे कोर्ट नहीं जा सकता है, उसे पहले आर्बिट्रेटर की मदद से मुद्दा सुलझाना होगा। इस प्रक्रिया में काफी वक्त लगता है, जिसकी वजह से विवाद को सुलझने में काफी लंबा समय लग जाता है। लेकिन अब नेशनल कंज्यूमर कोर्ट ने आदेश दिया है कि ग्राहक इस क्लॉज पर हस्ताक्षर करने के बावजूद चाहे तो सीधे तो आर्बिट्रेशन क्लॉज से जुड़ा या फिर प्रॉपर्टी से जुड़ा कोई आपका सवाल है तो आप पूछ सकते हैं हमसे, फोन कर सकते हैं। दो खास मेहमान स्टूडियो में मौजूद हैं हमारे साथ। प्रदीप मिश्रा जी हैं, प्रॉपर्टी एक्सपर्ट। संजय चड्डा एडवोकेट हमारे साथ मौजूद हैं। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होंगे। देखते रहिए दिल्ली आज तक। मैम एक्चुअली नोएडा 2010 में नोएडा में एक प्रोजेक्ट था आम्रपाली का, स्मार्ट सिटी के नाम से लॉन्च हुआ था इसमें नोएडा एक्सटेंशन में। तो उस टाइम बुक करवाया था लॉन्चिंग के टाइम में, तो कुछ लीगल प्रॉब्लम की वजह से उन्होंने शिफ्ट किया उसको वहाँ आम्रपाली ड्रीम वैली में, ग्रेटर नोएडा वेस्ट में ही। लेकिन अभी आप आपको पता ही होगा पूरे आम्रपाली ग्रुप का काम बंद है और कोई रिस्पॉन्स नहीं है। हम लोग यदि कोई कॉरेस्पॉन्डेंस भी करते हैं तो उसका कोई रिस्पॉन्स नहीं होता उनकी तरफ से, उनके एंड से। तो अब हमारे पास क्या ऑप्शन बचा है, बिकॉज हमारा EMI भी जा रहा है और आपका इधर हमारा रेंट भी जा रहा है, स्कूल फीस है, ये सब, तो सब हम लोगों को मैनेज करने में प्रॉब्लम हो रहा है। तो EMI स्टॉप करूं या फिर कैसे क्या करूं मैम? देखिए, जहां तक प्रश्न है आपका, इसका आपको भी स्ट्रिक्ट एक्शन लेना पड़ेगा। इमीडिएटली आपको अपना जो EMI है उसको रोक देना चाहिए, क्योंकि जब उधर से कोई जवाब नहीं है आप किस वजह से EMI दे रहे हैं, पहली बात। और दूसरी बात, यहाँ पे आपके पास क्लियर कट ऑप्शन है, आपकी सारी मियादें पूरी हो चुकी हैं। 2010 में आपने फ्लैट बुक कराया था, आप यू कैन वेरी वेल मूव टू द डिस्ट्रिक्ट फोरम। आप जा सकते हैं डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम में, वहाँ पे आप एक शिकायत दर्ज कर सकते हैं। और इसके अलावा उनके ऊपर और केसेस भी चल रहे होंगे, तो आपका केस एक्सपीडाइट तरीके से हो जाएगा। कारण यह है कि बाकी केसेस के साथ आपके केस को क्लब कर दिया जाएगा। तो आप बिना किसी हिचक के अतिशीघ्र जाइए और कंज्यूमर फोरम में केस डालिए। कंज्यूमर कोर्ट का रुख कर सकते हैं आप। प्रदीप जी और संजय जी, आपका तमाम जानकारी के लिए, बातचीत के लिए शुक्रिया। आपकी प्रॉपर्टी में अभी के लिए इतना ही। वक्त ब्रेक का है, देखते रहिए दिल्ली आज तक।